चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्जेंट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और ये फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके कई सारे टॉपिक हो चुके हैं। जनरल एनेस्थेटिक पढ़ लिया हमने, हिप्नोटिक एंड सिडेटिव्स पढ़ लिया। ठीक है ना, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे एंटी कन्वल्जेंट और एंटी एंजाइटी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, एंटी एंजाइटी और एंटी एंजियोलाइटिक। अच्छा, ये बात एक ही हो गई है। सॉरी, एक टॉपिक इसमें और हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, एंटी एंजाइटी या एंजियोलाइटिक ड्रग दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटी कन्वल्जेंट। तो एक एक को शुरू करते हैं। तो एंटी एंजाइटी ड्रग क्या है या एंजियोलाइटिक ड्रग क्या होती हैं? तो वो दवाएं जो कि एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, समझ रहे हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? एंजियोलाइटिक या एंटी एंजाइटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एंजाइटी क्या है। एंजाइटी क्या है? तो ये हमारे ब्रेन का एक डिसऑर्डर है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम जितनी भी इस चैप्टर के अंदर दवाएं पढ़ेंगे वो सब हमारे क्या है, ब्रेन पे काम करने वाली होंगी, समझ रहे हैं? और जो हम इसमें बीमारियां भी पढ़ेंगे वो भी तकरीबन क्या है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड या हमारे क्या कहते हैं, न्यूरॉन से रिलेटेड ही हैं, समझ रहे हैं? तो दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एंजाइटी आर कॉल्ड एंटी एंजाइटी ड्रग। एंजाइटी क्या है? तो एक ये हमारा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। अब ये इसमें होता क्या है, एंजाइटी में होता क्या है? तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या हमारे न्यूरॉन है जो हमारे ब्रेन के, वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या होते हैं? ओवर एक्साइटेड, यानी एक्साइटेशन उनके अंदर ज्यादा हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइटी बोलते हैं। उसमें होगा क्या? तो इसमें आदमी को होता क्या है, टू मच वरी, यानी बहुत ज्यादा आदमी फिक्र करने लगता है ना, बहुत ज्यादा सोचने लगता है, बहुत घबराने लगता है। सपोज दैट किसी का एग्जाम है, अभी सुबह में क्या है, मतलब मान लीजिए 8 बजे एग्जाम है और सुबह में वो उठा है 6 बजे, और उसने सोचा था कि मैं सुबह में 4 बज के उठ के कुछ याद कर लूंगा, दो चार क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह याद करूंगा। लेकिन जैसे उसकी आंख खुली, पता चल रहा है कि 7 बजे आंख खुल रही है। अब वो एकदम से डरा हुआ, यार पता नहीं क्या होगा, मैंने तो याद ही नहीं किया, तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ये एक तरीके का डर है ना, ये एक एंजाइटी की कंडीशन है। लेकिन ये क्या है, थोड़ी देर के लिए है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ये एंजाइटी आदमी को लंबे समय तक रहता है। मान लीजिए किसी का बिजनेस था बहुत अच्छा, वो पूरा बिजनेस चौपट हो गया। अब वो परेशान होगा ना, यार मेरा फ्यूचर में क्या होगा। अब वो सोच सोच के परेशान हो रहा है, एक तरीके से पैनिक में आ रहा है, टेंशन में आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंजाइटी बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आदमी को बहुत फिक्र होती है एवरीडे सिचुएशन को लेके, यानी रोजाना का सिचुएशन जो है उसको लेके। ठीक है ना, एवरीडे सिचुएशन के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में लेके सोच रहा, परेशान हो रहा है। तो उसमें होता है क्या, आदमी कई बार उसमें फीलिंग नर्वस थोड़ा बहुत फील करने लगता है। ऐसे क्या कहते हैं, आदमी बेचैन हो जाता है, रेस्टलेसनेस यानी बेचैन हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है, टेंशन, पैनिक, और क्या कहते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, उसमें आदमी का हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। और फिर आदमी सांस भी क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, एग्जाम के लिए जा रहा था और टाइम बहुत कम लग रहा है यार, अब तो, या ट्रेन में बैठने जा रहा है मान लीजिए और ट्रेन छूटने वाली, लग रहा है कि अब तो चल जाएगी, अब चल जाएगी, भाग रहा है एकदम से। तो ये सब एक कंडीशंस होते हैं ऐसे। उसके अलावा आदमी को पसीना आता है, तो कुछ सिम्टम्स हैं किसके? एंजाइटी के, जब आदमी एंजाइटी में होता है, टेंशन में होता है। अब इसमें असल जो पढ़ना, आपको बीमारियों की डिटेल्स आपको फार्माकोलॉजी में नहीं पढ़नी होती है। बीमारियों की डिटेल हम लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, फार्माकोथेरापेटिक के अंदर। इसके अंदर आपको दवाइयों की डिटेल्स पढ़नी रहती है, समझ रहे हैं? तो हम लोग इसमें कौन सी दवाएं यूज करते हैं? एक है बेंजोडाइजेपिन, इसको हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था सिडेटिव एंड हिप्नोटिक वाले में। ठीक है ना, तो बेंजोडाइजेपिन वाली कुछ दवाएं यूज होती हैं, ऐसी क्या कहते हैं, नॉन बेंजोडाइजेपिन वाली यूज होती हैं। ठीक है ना, तो ये दो तरीके की दवाएं यूज होती हैं। जैसा कि आपने सिडेटिव एंड हिप्नोटिक में पढ़ा, दो तरीके की दवाएं वहां पे भी थी, वहां बल्कि 3 तरीके की थी, एक बारबिचुरेट भी थे, और उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन, और उसके अलावा नॉन बेंजोडाइजेपिन, ये 3 तरीके की दवाएं थी उसमें। तो वही 2 तरीके की दवाएं इसमें भी यूज करते, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि यही दवाएं यूज होती हैं उसमें भी। ठीक है ना, तो एक दवा कौन सी यूज होती है इसमें? एक होती है बेंजोडाइजेपिन। कौन सी होती है? बेंजोडाइजेपिन, जैसे कि डायजेपाम हो गया, क्लोनाजेपाम हो गया, अल्प्राजोलाम को मैंने पीला किया, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल आपको ये जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है ना, अल्प्राजोलाम, ऐसे क्या कहते हैं, लोराजेपाम यूज होता है, ओक्साजेपाम होता है, क्लोनाजेपाम होता है, क्लोरडायजेपोक्साइड। ठीक है ना, इसको भी याद कर लीजिए, क्लोरडायजेपोक्साइड है। ऐसे क्या कहते हैं, नॉन बेंजोडाइजेपिन एंजोलाइटिक भी यूज होते हैं, समझ रहे हैं? यानी वो बेंजोडाइजेपिन के रिसेप्टर पे काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या है, उस पे जा, मतलब वो भी क्या कहते हैं, एंजाइटी को खत्म करने के लिए यूज होते हैं। तो जैसे कि मेप्रोबामेट, क्या है, मेप्रोबामेट हो गया, ऐसे कहते हैं टीबामेट हो गया, समझ रहे हैं, जोपिक्लोन, जोल्पीडेम, ये पीछे आपने पढ़ा था। तो ये दो नए न्यू एग्जांपल्स आए आपके सामने। ठीक है,
तो ये क्या है आपके अंदर, ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो आपको याद करना है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे भी याद करेंगे तो आपको सिडेटिव और हिप्नोटिक में भी काम करेंगे, और भी इसकी अभी आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, मतलब अगर हम इसको यूज करते हैं तो बॉडी पे क्या एक्शन आएगा, समझ रहे हैं। अगर इसको हम यूज करते हैं तो बॉडी पे एक्शन क्या आएगा। अब भी नहीं आ रही है वॉइस आपको। तो क्या होगा कि क्या कहते हैं, शो एंजियोलाइटिक, समझ रहे हैं? एक तो आदमी की एंजाइटी खत्म होगी, उसके अलावा क्या है, सीडेटिव इफेक्ट भी दिखेगा, क्योंकि वही दवाएं हैं। हिप्नोटिक इफेक्ट भी दिखेगा, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, एंटी कन्वर्जेंट, अगर किसी को मिर्गी वगैरह है तो उसका इफेक्ट भी दिखता है, उसको खत्म करेगा वो, समझ रहे हैं, ये दवाएं जो हैं, समझ रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट एक्शन, ये दवाएं क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। तो अगर किसी के मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं, स्पाज्म हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस पर भी ये काम करती है। सेंट्रली एक्टिंग यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हुए मसल्स को रिलैक्स भी करती हैं। तो ये एक्शन आते हैं, समझ रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी दवा खाने के बाद ये एक्शन आते हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। अब इंडिकेशन क्या है इसके, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये जो दवाएं हैं इसको एंजाइटी में भी यूज करेंगे, उसको ट्रीट करने के लिए। ऐसे क्या कहते हैं, इंसोम्निया, यानी नींद वगैरह नहीं आ रही है किसी को, समझ रहे हैं, नॉर्मली 4 घंटे सोता था, नॉर्मली 6 घंटे सोता था, लेकिन क्या है अब वो नींद नहीं आ रही, बेचैनी की वजह से, परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से, तो उसमें भी देते हैं। ऐसे किसी को क्या कहते हैं, मिर्गी वगैरह आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, जिसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं, सीजर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे 10 बजे 10 बज के 20 मिनट पे, समझ रहे हैं। आज जो फार्माकोथेरापेटिक पढ़ेंगे उसमें कन्वर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है, उसके सारे टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। तो कन्वर्जेंट में यानी मिर्गी में भी इसको यूज करते हैं। उसके अलावा जैसे कि कुछ दवाएं, जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है, समझ रहे हैं, कोई शराबी है, बहुत ज्यादा शराब पी रहा, अब उसने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, समझ रहे हैं, तो उस सिम्टम को बोलते हैं विड्रावल सिम्टम। क्या बोलते हैं, विड्रावल, यानी आदमी ने किसी चीज को छोड़ दिया, मान लीजिए कोई क्या कहते हैं ड्रग्स ले रहा था, हीरोइन वगैरह कुछ टाइप की दवाएं ले रहा है, उसको जब छोड़ेगा तो कुछ मतलब सिम्टम्स दिखते हैं, पता चला उसको मतली सी आ रही है, उसको चक्कर सा आ रहा है, समझ रहे हैं, इस टाइप की कुछ चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं विड्रावल सिम्टम। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या है, इन दवाओं को यूज किया जाता है, बेंजोडाइजेपिन वाली जो दवाएं हैं, ठीक है। नॉन बेंजोडाइजेपिन वाले को भी यूज कर सकते हैं। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो जो हमने सेम कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे, इंडिकेशन मतलब कब यूज करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब यूज नहीं करेंगे। तो जो कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने क्या कहते हैं सिडेटिव एंड हिप्नोटिक वाले में पढ़ा था, सेम वही कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे भी है। तो इसमें अब मैं आपको ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक बार इसको देख लीजिए। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में नहीं यूज करेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस यानी हमारे मसल्स वीक हो गए हैं, ठीक। उसके अलावा क्या कहते हैं, नैरो एंगल ग्लूकोमा में नहीं यूज करेंगे। अब ये ग्लूकोमा वगैरह क्या है, ये आपको पीछे भी बता चुका हूँ कई बार, ठीक है ना। आंखों में, आंखों का प्रेशर अंदर का बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या कहते हैं, इंट्रा क्या कहते हैं उसको ग्लूकोमा बोलते हैं। ये 2 तरीके का होता है, ठीक है। तीसरा क्या, इसको प्रेगनेंसी के कंडीशन में नहीं यूज करते हो, खासतौर से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें, और क्या कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, इसलिए कि ये दवा क्या है, माँ के दूध में पहुंच जाती है, और प्लेसेंटा जो बैरियर है उसको भी क्रॉस कर जाती है ये। तो उस कंडीशन में भी क्या है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मुझे बताएं, कंफर्म करें कि आपको वॉइस आ रही नहीं आ रही है, जल्दी से। अब ये है, आपको याद रखना, तीन क्या है सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटी एंजाइटी ड्रग, समझ रहे हैं। मान लिया आप क्या कहते हैं, अपना कोई फार्मेसी चला रहे हैं, कुछ भी हो, मतलब या कहीं बैठ रहे हैं, क्लिनिक है छोटा सा, या अपने घर में किसी को एंजाइटी वगैरह है, तो कौन सी दवाएं उसमें देते हैं, तो सबसे ज्यादा चलने वाली कुछ दवाएं हैं, ठीक है ना। तो एक क्या है अल्प्राजोलाम करके, या बेंजोडाइजेपिन वाली दवाएं हम लोग यूज करते हैं। तो अल्प्राजोलाम को क्या है, इसको यूज करते हैं, और ये फास्ट एक्टिंग दवा है, समझ रहे हैं, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक। पैनिक अटैक मतलब आदमी को टेंशन हो रहा है बार बार, तो उसको बोलते हैं एपिसोड आ रहा है, अटैक आ रहा है, तो उसमें भी इसको देते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सेट्रालिन, समझ रहे हैं, ये क्या है, सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। अब इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जब जहाँ पे ये आएगा, समझ रहे हैं, इसका पूरा एक चैप्टर है क्या, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको चीजें वहाँ पे समझ में भी आएंगी इसको। हालांकि पीछे मैंने एक बार बताया था रीअपटेक क्या होता है, समझ रहे। तो क्या कहते हैं, सेट्रालिन को भी हम लोग यूज करते हैं एंटी एंजाइटी के तौर पे, ठीक है ना। तीसरा क्या है हमारा, बस्पिरोन, ठीक है ना, बस्पिरोन को भी यूज किया जाता है एंटी एंजाइटी के तौर पे। तो ये तीन मेन दवाएं हैं जो कि एंटी एंजाइटी के तौर पे यूज की जाती हैं, ठीक है।
अब इनके डोजेस क्या है, तो ये डोजेस वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो याद वाद तो होती नहीं है ये इतनी। चलिए वॉइस अच्छे से आ रही है सीमा यादव जी, थैंक यू बताने के लिए। अब हम पढ़ेंगे एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। अब उन कहेंगे आप उनके, मैंने वो नहीं पढ़ाया आपको, क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो भी दवाएं हैं तकरीबन उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पीछे आ चुके हैं, समझ रहे हैं। तो एंटी कन्वर्जेंट क्या होते हैं, एंटी कन्वर्जेंट कौन सी मतलब दवाएं हैं, तो वो दवाएं जो कि क्या कहते हैं कन्वर्जेंट को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, समझ रहे हैं, यानी कि मिर्गी जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या है एपिलेप्सी भी बोलते हैं, उसी को हम लोग सीजर भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो तीनों में से कोई भी पूछे आपको यही कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये वो दवाएं होती हैं जो कि कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है ना। अब कन्वर्जन क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। क्या है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन सेल। और इसमें जो इंपल्सेस बनते हैं ना, आपने पढ़ा होगा इंपल्सेस के बारे में, कई बार पढ़ा, एक्शन पोटेंशियल होता है, इंपल्स जनरेट होते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल फायरिंग भी बोलते हैं। तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, समझे ना, क्या होता है बहुत ज्यादा होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या झटके लगने लगते हैं, कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है हमारे मसल्स में बहुत तेजी से, समझ रहे हैं। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं देते हैं उसको बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट। या आप सीधा सीधा समझिए, मिर्गी को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक या एंटी सीजर। और इसकी वजह से क्या होता है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, इनवॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट होने लगता है हमारे मसल्स में, अनचाहे हम चाह नहीं रहे हैं ना, फिर भी होने लगता है, उसी को बोलते हैं इनवॉलेंटरी, समझ रहे हैं। और अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ बॉडी, और हमारी बॉडी अपने आप से मतलब हिलने लगती है, शेकिंग मतलब ये कि झटके लग रहा है, हिल रहा है। अब इसमें कौन सी दवाएं हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं फेनिटोइन, समझ रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, एक तो कम से कम इसको जरूर याद कर लेंगे, क्या है फेनिटोइन। अब इसका क्या कहते हैं, जो क्लासिफिकेशन इसका जो केमिकल मतलब स्ट्रक्चर बेस पे नाम है वो है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स। क्या है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स, ठीक। दूसरा क्या है, बारबिचुरेट, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया पीछे भी। उसके अलावा क्या है, गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर। क्या है, गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर। अभी आपको ऐसे ही याद करना, अभी सबको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, गाबा एगोनिस्ट। अब गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर में क्या था, सोडियम वेलप्रोएट। क्या है, सोडियम वेलप्रोएट, ठीक है ना। गाबा एगोनिस्ट गाबा पेंटिन, ये तो आसानी से याद कर सकते हैं। आप किताब में अपने देखेंगे तो इसको बहुत उलझा के लिखा हुआ क्लासिफिकेशन, आप उसमें परेशान नहीं होना, सीधे सीधे ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना, सीधे सीधे ऐसे ही याद कर लेना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बेंजोडायजेपिन आपने पढ़ लिया, जैसे कि डायजेपाम, क्लोनाजेपाम। ऐसे क्या है, इम्यूनोस्टिलबेंस, ये भी केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इसका नाम है, जैसे कि कार्बामाजेपिन, ठीक है ना। इसमें दो क्या कहते हैं, बेंजीन के रिंग होते हैं, और दोनों के बीच में दो कार्बन उसको जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो होता है इम्यूनोस्टिलबेंस, और उसमें माइनो ग्रुप भी लगा रहता है। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है ना। छूट रहा है क्या, ये पता नहीं किधर से आया है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। हम पढ़ते हैं अभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबके, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसका पढ़ रहे हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का। तो दीज ड्रग्स स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो बहुत ज्यादा होने लगते हैं, समझ रहे हैं। तो जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं कि उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस मेम्ब्रेन को ये क्या करते हैं, दवाएं स्टेबलाइज कर देते हैं। अब ये क्या करेंगे, तो उसके एक्साइटेशन को कम करते हैं, जितनी भी दवाएं हैं ना ये सब क्या करेंगे, उसके एक्साइटेशन को कम करेंगी। आपने पढ़ा कई बार, मैंने पीछे आपको बताया कि कुछ हमारे न्यूरो होते हैं, समझ रहे, जो कि एक्साइटेटरी होते हैं, और कुछ न्यूरो ऐसे होते हैं जो इनहिबिटरी होते हैं। तो इस पे जो दवाएं काम करेंगी ना, वो जाके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को किसी ना किसी हद तक क्या है रिलीज करवाती हैं, या एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनके रिलीज को रोकती हैं, समझ रहे हैं। तो जब ये दवाएं जाके काम करेंगी तो क्या होगा, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाएगा, और क्या कहते हैं सप्रेस द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। और जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिलीज हो रहे हैं एबनॉर्मल बहुत ज्यादा होने लगे हैं, उनको जाके सप्रेस करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, समझ रहे हैं, जो हमारे क्या कहते हैं ब्रेन में हो रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक।
दे मेनली वर्क ऑन गाबा रिसेप्टर, और मेनली किस पे ये काम करते हैं, गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं, और सोडियम और कैल्शियम चैनल पे ये काम करते हैं। गाबा रिसेप्टर पे जाके गाबा को रिलीज करवाते हैं, और सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल पे जब बाइंड करते हैं तो इनको अंदर होने नहीं देते हैं, सेल के अंदर नहीं जाने देते हैं, समझे, मेम्ब्रेन में अंदर घुसने नहीं देते, बाहर ही रहने देते हैं। उसको बोलते हैं कि इनफ्लक्स नहीं होने देते हैं। क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स नहीं होने देते हैं, समझ रहे हैं। इंडिकेशन क्या है, तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो अब ये क्या है, सब ये सीजर में ही यूज होने वाली, उसके अलावा भी यूज होते हैं। तो जो हमारा ये क्या कहते हैं कन्वर्जेंट, उसके अलग अलग टाइप होते हैं, समझ रहे हैं। ये डिटेल इसकी हम पढ़ेंगे मतलब आज ही फार्माकोथेरापेटिक के अंदर, ठीक है ना। तो एक होता है जनरलाइज्ड, समझ रहे, इसके अंदर टोनिक क्लोनिक भी होता है, पेटिटमल भी होता है। ये पेटिमल नहीं है, ये पेटिटमल है, समझ रहे हैं, इसका स्पेलिंग। उसके अलावा पार्शियल सीजर इसमें भी यूज करते हैं, स्टेटस में भी यूज करते हैं, समझ रहे। अब इसकी डिटेल में अभी परेशान ना होना, डिटेल अभी यहाँ भी पढ़ाऊँ, फिर वहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको अगर यहाँ पे ही पढ़ा दूँ तो वहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा। और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना, ये छोड़ देना आप, जो पीछे आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ा अभी वही यहाँ पे भी आप डाल दीजिएंगे, बस इसके अलावा कुछ और चीजें यूज कर लेंगे कि लीवर में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उसमें नहीं यूज करेंगे, समझ रहे हैं, या क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है तो उसमें नहीं देंगे, ऐसे क्या कहते हैं नैरो एंगल ग्लूकोमा है तो उसमें नहीं देंगे। बाकी ऊपर आपने जो क्या कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़े हैं तो सेम उसी को रखेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस में नहीं देंगे, समझ रहे हैं। और मैंने आपको और भी जो बताए थे उसमें। अब आपने पढ़ा था एक क्या कहते हैं हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स पढ़ा था ना अभी क्लासिफिकेशन में, हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स, उसमें क्या पढ़ा था, फेनिटोइन। अब ये फेनिटोइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब इसकी मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, कि ये दवा कैसे काम करती है, इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है, इट वर्क्स बाय स्टेबलाइजिंग न्यूरोनल मेम्ब्रेन, हमारा जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, समझ रहे, न्यूरॉन है, न्यूरॉन ये इसका मेम्ब्रेन है, बाहर का जो क्या कहते हैं सेल का मेम्ब्रेन है, समझ रहे हैं, जो झिल्ली है, जो ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसको स्टेबलाइज करता है, इसके अंदर जो बहुत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल हो रहा है उसको कम करता है, समझ रहे हैं। अब ये कैसे करता है, तो ब्लॉक्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये क्या करता है, सोडियम के चैनल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और ये सोडियम चैनल क्या है, जब इसको वोल्टेज मिलता है तब ये ओपन होता है, समझिए, जब स्टिमुलाई आता है तब ये क्या होता है, ओपन हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, यानी वोल्टेज के घटने बढ़ने की वजह से ये ओपन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, तो उसको ब्लॉक करता है ये, ठीक है। फेनिटोइन बाइंड टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, उन पे जाके बाइंड करता है, ठीक है ना, कहाँ पे, न्यूरॉन के अंदर। और क्या करता है, प्रोलॉन्ग दी इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल। अब ये मान लीजिए यहाँ पे सोडियम का रास्ता है, सोडियम ये सेल का बाहर का हिस्सा है, समझ रहे, एक्स्ट्रा सेलुलर इसको बोलते हैं, क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पे सोडियम है, तो ये इसका रास्ता है अंदर जाने का, ये रास्ता हर वक्त खुला नहीं रहता है, समझ रहे हैं, ये बंद रहता है। जब इम्पल्सेस आते हैं कुछ, मतलब ब्रेन स्टिमुलाई भेजता है तब ये ओपन होता है, या न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह आते हैं जो एक्साइटेटरी वगैरह वाले हैं तब इसको ओपन करते हैं, ठीक। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, एंड प्रोलॉन्ग द इनएक्टिव स्टेट ऑफ सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल एक्टिव नहीं हो रहा, बंद करके इसको रखता है लंबे समय तक, समझ रहे, प्रोलॉन्ग्स द इनएक्टिव स्टेट ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम के चैनल का जो इनएक्टिव स्टेट है यानी कि बंद वाला स्टेट है उसको लंबे समय तक बना के रखता है, ठीक। तो उससे वजह से क्या होता है, प्रिवेंट द रैपिड रिपीटिव फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस टू इंटर द न्यूरॉन। तो जब ये बंद करके रखता है तो क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी से ये सोडियम आयन जो है अंदर घुस नहीं पाते हैं, सोडियम आयंस जल्दी जल्दी से अंदर नहीं घुस पाते हैं। जब अंदर नहीं घुसेंगे, अंदर का पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, अंदर का जब पोटेंशियल यानी चार्ज, पावर, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या है, फायरिंग नहीं होगी, जो मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो जनरेट नहीं होगा, इंपल्सेस नहीं बनेंगे, समझे। तो ये बस इसका काम है कि इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल को, तो सोडियम अंदर जा नहीं पाते, सोडियम आयन, फिर क्या होता है, जब वो जा नहीं पाते तो रिजल्ट में क्या होता है, सस्टेन्ड हाई फ्रीक्वेंसी एक्शन पोटेंशियल, समझ रहे हैं। तो जो क्या कहते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी एक्शन पोटेंशियल था, यानी बार बार एक्शन पोटेंशियल हो रहा था, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंपल्सेस बन रहे थे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, उसको लिमिट कर देता है, रोक देता है, समझ रहे हैं। विच आर ए हॉलमार्क ऑफ द एपिलेप्टिक, क्या कहते हैं, यही इसका मेन काम है, जो एंटी क्या कहते हैं, एंटी एंजाइटी, एंटी क्या कहते हैं कन्वर्जेंट ड्रग है,
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दवाएं काम करती हैं। अब इसका डोज देखना है तो डोज ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 50 mg से लेके 100 mg टेबलेट आते हैं, जरूरत के हिसाब से इनको दे सकते हैं। अब दूसरा हमने पढ़ा था गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर, क्या पढ़ा था, गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो गाबा तो आपने कई बार सुन लिया, कई बार पढ़ लिया, और उसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। तो उसी का क्या है, इसको मारने वाला या इसको इनएक्टिव करने वाला एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं गाबा ट्रांस एमिनेज, क्या बोलते हैं, ट्रांस एमिनेज, ठीक है ना। ये क्या करता है, इस गाबा को क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है, ठीक। तो ये जो एक एंजाइम है, ये पूरा क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, ये पूरा एक एंजाइम, इस एंजाइम को रोकने वाली दवा को क्या बोलेंगे, गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर। एक दवा ऐसी है, ये सोडियम वेलप्रोएट इस एंजाइम को रोक देती है, समझ रहे हैं। और गाबा बहुत जरूरी होता है इनहिबिटरी फंक्शन के लिए, समझ रहे हैं। गाबा क्या होता है, एक तरीके का, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो गाबा जो है वो क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, अगर ये कम हो जाएगा तो न्यूरॉन का एक्साइटेशन बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए कि गाबा का अमाउंट कम ना हो, जो एंजाइम आके गाबा के अमाउंट को कम कर रहा है, हम उसी को रोक देते हैं, समझ रहे हैं। बस ये हो रहा है इसमें, और कुछ नहीं हो रहा है। तो जो ये सोडियम वेलप्रोएट है, ये क्या है, गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर है, तो ये गाबा पे ही आके काम करता है और इसी को रोक देता है, ठीक है ना। और जब ये रुक जाए, क्या कहते हैं, ये एंजाइम रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, गाबा का अमाउंट बढ़ जाता है और फिर गाबा अच्छे से काम करता है और इनहिबिटरी फंक्शन अपना दिखाता है। तो इस तरीके से इंपल्सेस जो बन रहे थे बहुत ज्यादा, वो बनने नहीं देता है, तो आदमी को रिलीफ मिल जाती है, ठीक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पूरा, यहाँ पे उसका डोज वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। एक दवा थी इसमें गाबा पेंटीन, समझ रहे, गाबा पेंटीन कैसे काम करती है। तो गाबा पेंटीन ये एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, उसको बोलते हैं अल्फा टू डेल्टा रिसेप्टर, समझ रहे हैं। कहाँ पे जाके काम करती है, अल्फा टू डेल्टा रिसेप्टर पे जाके काम करती है। ये भी कहाँ पे होता है, हमारे न्यूरॉन के अंदर ही होता है, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि सब यूनिट ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, एक कैल्शियम चैनल है, मान लीजिए ये कैल्शियम, यहाँ पे एक रास्ता कैल्शियम के जाने के लिए, ठीक है। तो उसी में कुछ छोटे छोटे और चीजें होती हैं यहाँ पे बनी रहती हैं, सब यूनिट बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ चीजें और भी है इसमें। तो ये उस पे जाके सीधे इस पे तो नहीं बाइंड कर रहा है, उसके आसपास में उसके किसी पोर्शन पे जाके क्या करते हैं, बाइंड करता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, रेड्यूस कैल्शियम इनफ्लक्स, तो कैल्शियम को क्या है, अंदर नहीं जाने देता है, समझ रहे, कैल्शियम को अंदर जाने नहीं देता है। जब कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तब भी क्या होता है, एक तरीके से अंदर का पोटेंशियल नहीं बढ़ पाता है। जैसे वो सोडियम काम करता था ना, ऐसे ही ये भी क्या है, एक्साइटेशन कराता है, तो हम इसको भी अंदर जाने से रोक देते हैं। तो गाबा पेंटिन क्या करता है, इसको अंदर जाने से रोक देता है। तो इस तरीके से ये भी क्या करता है, एक्साइटेटरी सिग्नल को रोक देता है, समझ रहे हैं। कैल्शियम अंदर जाता है, इस तरीके से समझिए कि एक्साइटेशन कराता है। तो कैल्शियम अंदर जाएगा नहीं तो एक्साइटेशन होगा नहीं, और जब एक्साइटेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इनहिबिशन होगा। और जब इनहिबिशन होगा तो क्या होगा, एंजियोलाइटिक, एनाल्जेसिक और एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट दिखेंगे, समझे। तो आपको मेनली क्या याद रखना है इसमें, कि गाबा पेंटिन इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और उस पे बाइंड करने के बाद क्या करता है, ये कैल्शियम को अंदर नहीं जाने देता, उसको बोलते हैं कि रेड्यूस द कैल्शियम इनफ्लक्स। न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम को अंदर नहीं जाने देता, कैल्शियम आयन को, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, जब ये अंदर नहीं जाता है तो एक्साइटेशन नहीं होता है और गाबा अपना काम करता रहता है, तो इनहिबिशन होता है, और फिर क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन जो है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये दवा क्या है, काम करती है, गाबा पेंटीन काफी फेमस दवा है ये भी, समझ रहे हैं। और ये जो गाबा पेंटीन है, इसको न्यूरोपैथिक पेन के अंदर भी यूज करते हैं, यानी न्यूरॉन के डिस्फंक्शन की वजह से जब दर्द वगैरह होता है या न्यूरॉन डैमेज हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसमें भी क्या है, इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक आपने पढ़ा, क्या कहते हैं, इम्यूनो स्टिलबेंस, समझ रहे हैं। तो इसमें जो एग्जांपल आपने पढ़ा था कार्बामाजेपिन, तो ये कैसे काम करते हैं, तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, समझ रहे हैं। तो जितनी भी इसमें दवाएं हैं वो क्या है, हमारे न्यूरॉन पे ही काम करती हैं। उसमें कोई सोडियम चैनल को बंद कर रहा है, कोई क्या कहते हैं कैल्शियम चैनल को बंद कर रहा है, कोई गाबा पे जाके गाबा को प्रोमोट कर रहा है कि और ज्यादा रिलीज हो जाओ और काम करो, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से सारी दवाएं क्या है, काम करने वाली हैं। अब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं। फेनोबारबिटोन का भी एग्जाम्पल आया था पीछे, तो इसको भी हम लोग क्या है, इसमें यूज करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो आपको पढ़ना था वो हो चुका है। अब इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या है, क्वेश्चन कर सकते हैं।
जिसको वीडियो क्लियर नहीं आ रही है ना, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुझे तो बहुत क्लियर दिख रही है, मोबाइल में देख रहा हूँ तो मुझे सब कुछ बहुत क्लियर दिख रहा है। इसमें बीटा ब्लॉकर क्यों यूज करेंगे हम लोग? सब ड्रग का क्या, अब तो आसान हो गया। बस आपको कितना, बस ये याद रखना कि ये दवा किस पे काम करती है। कोई सोडियम चैनल पे काम कर रही है, कोई क्या कहते हैं, जो मेन मैंने दवाएं देखी बहुत सारी हैं, मैंने सबके नहीं पढ़ाई आपको। सिर्फ जैसे फेनिटोइन एग्जाम क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने पढ़ा दिया। ऐसे क्या कहते हैं आपका गावा पेंटिन क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने पढ़ा दिया। तो मैंने आपको सारे नहीं पढ़ाए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने पढ़ा दिया, बाकी छोड़ दिया मैंने। अब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। अब जैसे इसमें मैंने आपको फेनिटोइन का पढ़ा दिया, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। गाबा पेंटीन है, इसको मैंने पढ़ा दिया आपको। कार्बामाजेपिन को पढ़ा दिया। बाकी डायजेपाम आपने पहले पढ़ लिया था, जैसे डायजेपाम काम करता है उसी तरह क्लोनाजेपाम भी काम करता है। सोडियम वेलप्रोएट का मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करता है, ये इंजाइम को जाके रोक देता है। बारबिचुरेट का आपने पहले पढ़ लिया है, ये भी क्या है, गाबा रिसेप्टर पे जाके काम करते हैं और गाबा को रिलीज करवाते हैं। एक चीज और ये है कि ये वाली जो दवा है ना बसपीरोन, इसका क्या कहते हैं डिपेंडेंस नहीं होता है। समझ रहे ना? अब ये डिपेंडेंस क्या है, रिस्क ऑफ डिपेंडेंस, किसको किसको मालूम है जल्दी से बताइए। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बताइए कि रिस्क ऑफ डिपेंडेंस क्या होता है ये, मालूम है आप लोगों को किसी को? टॉलरेंस होता है, डिपेंडेंस होता है, तो डिपेंडेंस क्या होता है ये? जैसे कि ऊपर वाली अल्प्राजोलाम है, उसका डिपेंडेंस होने का चांस है, समझ रहे हैं? ऐसे ओपियोइड वाली दवाएं उसका डिपेंडेंस हो जाता है, लेकिन ये डिपेंडेंस होता क्या है? अच्छा, हंसा हंसा के पढ़ाऊँ, असल में टाइम थोड़ा कम है ना, तो हंसा हंसा के पढ़ाने में फिर टाइम, मेरे पास इस टाइम थोड़ा कम रहता है। चलो 10 बजे आओ, फिर हंसाता हूँ आपको। वो सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाने के लिए कह रहे हो, तो हंसाने लगूंगा तो फिर सारे सब्जेक्ट होंगे कहाँ? हाँ, ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर का ही है। डिपेंडेंस एक तरीके का क्या होता है, एडिक्शन होता है। गूगल तो नहीं किया है? अब ये रिजल्ट कब आएगा ये सब तो अपने कॉलेज से पूछा करिए आप लोग। समझे? डिपेंडेंस ये हो रहा है कि मतलब हम दवा ले रहे हैं, पता चला कि 20 दिन दवा ली हमने जिस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, बीमारी तो ठीक हो गई वो, लेकिन उस दवा की हमें आदत पड़ गई। अब नहीं ले रहे हैं तो हम दूसरी तरीके से बीमार पड़ जा रहे हैं, सर में चक्कर आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, दिक्कत हो रही है। समझ रहे? तो डिपेंडेंस हो जाता है उस कंडीशन में। एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं? वो होगा, एग्जिट एग्जाम होगा। चलिए इसको हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे 10 बजे। और जो फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए 9 बजे, या नहीं 9 बज के 20 मिनट पे मिलेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।